भारत श्रेष्ठ भारत। यही तो नेशन बिल्डिंग है। बहुत कुछ करने के इरादे लेकर के हम चल रहे हैं। हम भारत के लोग ही इसकी ताकत हैं, हमें इसकी प्रेरणा है और हमें इसका उद्देश्य है। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी हमने कहा है, तुम भी कहो। हमने कहा है जो तुम भी कहो। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो। चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। हिंदुस्तानी जलते शरारे हैं, पानी के धारे हैं, हम काटे कट्टे नहीं। देखिए, उन्होंने तो कहा कि सुनो गौर से दुनिया वालों। यहां कहना चाहिए दुनिया पहले से ही गौर से सुन चुकी है, क्योंकि कोरोना काल में जिस तरह की लीडरशिप हिंदुस्तान ने दी है, उसकी तारीफ जगह जगह हो रही है। जय हिंद, नमस्कार। ताल ठोक के स्पेशल एडिशन आप देख रहे हैं जी न्यूज का ये बहुत ही स्पेशल स्टूडियो। जी हां, आप और देश स्वतंत्रता 74वां स्वतंत्रता दिवस भले ही कल मनाएगा, लेकिन हमारे यहाँ उत्सव शुरू हो चुका है। हम इसे महोत्सव का नाम दे रहे हैं। 48 घंटे की बहुत ही स्पेशल कवरेज, और साथ ही आज जब हम आपके लिए कवरेज लेकर आए तो एक सवाल है मेरा, क्योंकि मैं चाहती हूं आज हिंदुस्तान ये मंथन करे कि ये जो हमारा नया हिंदुस्तान है, ये जो रफाल वाला हिंदुस्तान है, ये जो सरदार पटेल के संकल्प वाला हिंदुस्तान है, शिवाजी वाला हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के पराक्रम और शौर्य वाला हिंदुस्तान है, क्या आज इस हिंदुस्तान का डंका दुनिया का कोई कोना है जहां पर नहीं बज रहा है? जी हां, आज बात हो रही है हिंदुस्तान के गलवान घाटी में हड्डी तोड़ पराक्रम की। जी हां, बात हो रही है भारत के उस पराक्रम की जिसे दुनिया सलाम करती है। आज बात हो रही है 2020 में आत्मनिर्भर भारत की। और जैसा कि आपसे बार बार कह रहा है, ये रफाल वाला भारत, एक ऐसा भारत जिसमें दुश्मन जो है वो खौफ में है, चाहे वो चीन हो LAC पर या फिर पाकिस्तान हो LAC पर चीन और पाकिस्तान LOC पर। राम राज्य वाला भारत क्यों कह रही हूं? क्योंकि राम राज्य की परिकल्पना में साफ तौर पर यह कहा गया कि शास्त्र की हिफाजत के लिए शस्त्रों की जरूरत है, और इसीलिए हिंदुस्तान के विश्व गुरु की भूमिका, जी हां, हिंदुस्तान का जो वर्ल्ड लीडर वाला रुतबा है, उसकी मैं आपसे बात करने वाली हूं। जल्दी से आपको बता देती हूं, वैसे तो जब हिंदुस्तान की बात हो, जब स्वतंत्रता दिवस की बात हो, तो बहस नहीं हुआ करती, उस पर सवाल नहीं होते, लेकिन कुछ सवाल फिर भी हैं जो आज भी जो क्रिटिक्स हैं उनके शायद जहन में होंगे, और आप भी सोच रहे होंगे जब मैं आपसे कह रही हूं कि हम मंथन करें। जम्मू कश्मीर की बात जाहिर तौर पर करेंगे, क्योंकि 2 पुलिसकर्मियों ने वहां पर शहादत दी है। तो क्या वीरता और विकास से कश्मीर में नया विश्वास आया है? रफाल, जिसके बारे में बार बार बात की जा रही है, और साथ ही राम नीति से सरहद पर पूर्ण शांति लौट पाई है क्या? आतंक से जम्मू कश्मीर की स्वतंत्रता का साल आप इसे मानते हैं क्या? जम्मू कश्मीर को भय से
पूर्ण आजादी कब मिलेगी? देखिए, उन पुलिसकर्मियों की शहादत को आप ना भूलें, उन सुरक्षा बलों की शहादत को आज भूलने का नहीं, याद करने का दिन है। 370 नहीं काफी, अब जम्मू कश्मीर में क्या बाकी है? और साथ ही आजादी के 74वें साल में विश्वास बहाल हो पाएगा क्या? ये वो सवाल है और ये अपने आप में बहुत कुछ, इनमें से ज्यादातर के जवाब आप जानते हैं। आपको बता देती हूँ, आगे बढ़ूं, कई खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में हैं जिन्हें सुनना आपके लिए बहुत जरूरी है। लेकिन उससे पहले जो इस वक्त की बड़ी खबर है वो आप तक पहुंचा रही हूँ। रक्षा मंत्री का जो स्टेटमेंट है वो आप तक पहुंचा रही हूँ कि दुश्मन ने हमला किया तो मुंह तोड़ जवाब देंगे। जी हाँ, हर कदम राष्ट्र सुरक्षा के लिए है। हिंदुस्तान हमला करने में यकीन नहीं रखता, लेकिन अगर दूसरा हमला करेगा तो फिर हिंदुस्तान चुप नहीं बैठेगा। साथ ही वो कहते हैं रफाल रफाल रफाल, जिसे लेकर आपने बहुत चर्चा सुनी है, वो कहते हैं रफाल का आना हिंदुस्तान में सैन्य इतिहास में एक नए युग की शुरुआत के तौर पर देखा जाए। और सीडीएस का गठन, जी हाँ, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के गठन से तीनों सेनाओं में, यानी जल थल नभ, तीनों सेनाओं में बेहतर तालमेल अब दिखाई दे रहा है, जिसकी बात इस पोस्ट के साथ बार बार की ही जा रही थी। अब आपको जल्दी से क्या कहा है रक्षा मंत्री ने, वो बैटिम उसका सुना देते हैं। जी हाँ, हर कदम राष्ट्र सुरक्षा के लिए, दूसरों पर हमले के लिए नहीं। क्या रक्षा मंत्री कह रहे हैं वो हम आपको अब सिलसिलेवार तरीके से जल्दी से ट्वीट के माध्यम से भी दिखा देते हैं, और साथ ही जो स्टेटमेंट है वो तो आप अपने स्क्रीन पर देख ही पा रहे हैं। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपको बता देती हूँ। हमारे साथ स्टूडियो में यहाँ पर बात करें तो कर्नल वीएन थापर हैं, जय हिंद सर। हमारे साथ मेजर जनरल एके सिवाच है, जय हिंद सर। हमारे साथ विंग कमांडर अनुमा आचार्य हैं, जय हिंद मैम। रफाल पर तो मैं आप ही से बात करूंगी। और हमारे साथ स्टूडियो में नूतन जी हैं, और नूतन जी आपको बता दूं कैप्टन बत्रा दिल मांगे मोर, कैप्टन बत्रा की बहन है, और वो आपको ये बताएंगे कि कैप्टन बत्रा, मैंने आपसे बार बार ये कहा कि आप उन शहीदों को मत भूलिए जिन्होंने ये आजादी हमें दी है। तो हमें बताएंगे क्या आज जो 2020 का हिंदुस्तान है, जो नया इंडिया है, जो रफाल वाला इंडिया है, क्या यही कैप्टन विक्रम बत्रा के सपनों वाला इंडिया है? उनसे करेंगे बात। लेकिन शुरुआत में करने जा रही हूं, हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल हसनैन भी हैं, सैयद अता हसनैन। सर जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद। चलिए आज आप ही से खोलती हूँ, हमेशा आपके पास मैं सवाल लेकर आती हूँ, आज सवाल नहीं है क्योंकि बात हिंदुस्तान की है, हिंदुस्तान के शौर्य और उसके पराक्रम की है। बेशक इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। कल स्वतंत्र दिवस है और स्वतंत्र दिवस पे सवाल नहीं उठाए जाते हैं, जज्बात उठाए जाते हैं अपने। और इस साल के जज्बात जो हैं वो सब उसी तरफ देखते हैं, लद्दाख की तरफ, लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की तरफ, गलवान वैली की तरफ, जहां हमारी सेनाएं लगी हुई हैं। हमारी तीनों सेनाएं जो है इकट्ठा होकर काम कर रही हैं। और रक्षा मंत्री का जो मैसेज है, जो संदेश है, वो सबको कहता है सीधा कि हम जो है ऐसे देश जो है, हम सुरक्षा, अपनी सुरक्षा को देखते हैं और दूसरों के किसी जमीन के ऊपर की नजर नहीं रखते हैं। ये मेरे ख्याल में बहुत अहम संदेश जा रहा है और इस मौके पर हर भारतीय को अपनी फौजों से के लिए खास तौर पे बहुत गर्व होना चाहिए। सर मैं ये आपको एश्योर कर सकती हूँ कि हर हिंदुस्तानी अपने सुरक्षा बलों पर बहुत फक्र महसूस करता है, बहुत गर्व महसूस करता है। और हर किसी को थोड़ा, किसी को ज्यादा इस बात का इल्म है कि सुरक्षा जो है इसकी बहुत हैवी कॉस्ट किसी ने पे की है। कुछ परिवार हैं, कुछ माताएं हैं, कुछ पत्नी हैं, कुछ बेटियां हैं जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है। और देखिए ये रफाल जिसके बारे में बार बार चर्चा की जा रही है, और अनुमा मैम आपसे बेहतर कौन यहाँ पर बताएगा रफाल के बारे में, इसका आना क्यों? कई लोग ये सोच रहे होंगे हर वक्त रफाल रफाल करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने यही कहा ना कि आप इसको इतना शोकेस इसलिए कर रहे हैं ताकि आप एक तरह का डर क्रिएट करना चाहते हैं। रफाल का आना कितना बड़ा आपको लगता है? मेक इन इंडिया के लिहाज से मैं आपसे बाद में सवाल करूंगी, लेकिन रफाल का आना एक ऐसा टॉनिक जिसकी हिंदुस्तान को सबसे ज्यादा जरूरत थी। बहुत ज़रूरत थी। हमारी जो स्क्वाड्रन्स हैं वो थोड़ी कम है और हमको अपनी स्क्वाड्रन्स पूरी, उनकी जो क्वांटिटी है वो पूरी करनी है। राफेल जो है वो अपने समय का बेस्ट जहाज है, 4.5 जनरेशन का जिसको हम कहते हैं। और इसमें ना केवल एक तो देश की बात है, दूसरे जो पायलट है वो भी काफ़ी कंफर्टेबली इसे मनूवर कर सकता है। और जब हमारे पास 36 राफेल हो जाएंगे, मैं समझती हूँ उसके बाद भी हमें करीब 100-150 जहाज़ों की ज़रूरत है, और मैं समझती हूँ हम अपने समय की बेस्ट क्वालिटी ही खरीदेंगे। जी, आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया। राजीव प्रताप रूडी जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे बीजेपी का पक्ष रखने के लिए, क्योंकि रफाल का आना बहुत बड़ी बात है, लेकिन जो आप कह रहे हैं और जो एयरक्राफ्ट की जरूरत है उस पर उनसे जानना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। कर्नल थापर, आपके लिए तो आप खुद एक फौजी, आपका बेटा फौजी, आप एक मार्टर के पिता, एक हीरो के पिता, और जब हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान की ताकत में इजाफे की, उसके पराक्रम की, उसके शौर्य की, क्या थॉट्स आते हैं आपके मन में?
पहले मैं जो आपने बयान दिया उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा और कर दूं। मेरे पिताजी भी सेना में थे। 3 generations। उनके पिताजी भी सेना 4 में थे। जनरेशन। अभी थोड़ी देर पहले मैम 4.5 जनरेशन रफाल की बता रही थी, हम यहाँ पर कर्नल थापर के जनरेशन बता रहे हैं। और बाकी परिवार का मैं जिक्र नहीं करना चाहता क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा हमारा सैनिक परिवार है। बिल्कुल सेना का हमारे लिए सबसे बड़ी अहम चीज है सेना, सेना का नमक और सेना की वर्दी और देश की सेवा। ये इससे बड़ा कोई चीज नहीं है हमारे लिए। तो इस तरह से है। वैसे तो मैं अपने बेटे की तस्वीर लाया हूँ। मैं बिल्कुल चाहूंगी आप उन्हें दिखाइए। लीजिए देखिए जी, ये हमारे बेटे थे कैप्टन विजयन थापर। शायद ही कोई है देश में जो इनको ना जानते हो। तो ये एक और दूसरी उनकी तस्वीर है युद्ध भूमि में, युद्ध भूमि में। और ये क्योंकि युद्ध की बात अब मैंने छेड़ ही दी है तो मैं आपको बताना चाहता हूं अदिति और पूरे देशवासियों को आपके माध्यम से कि जो आप स्पिरिट की बात कर रहे हैं, जो आप जज्बे की बात कर रहे हैं, वो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी कुछ घंटे पहले शहादत के कुछ घंटे पहले उनको कुछ समय मिला और उन्होंने आखिरी चिट्ठी हमको लिखी। चिट्ठी तो काफी मतलब लंबी तो नहीं है, फौजी स्टाइल में उन्होंने लिखी है। उसमें उन्होंने पहला तो लिखा है कि जब तक मेरी चिट्ठी आपको मिलेगी तो मैं अफसराओं के बीच में बैठा हुआ आपको नीचे देख रहा हूँ। ये एक स्पिरिट है वो फौजी की जो अपने फौजी माँ बाप को बता रहा है कि आप ज़्यादा गम मत करना मेरे जाने का। मैंने और दूसरा पॉइंट जो उन्होंने कहा अदिति वो पूरे देश के लिए आज मैं सुना देना चाहता हूँ और वो उसको जज्ब कर लें लोग। उन्होंने तो कहा, आप बात पूरी कीजिएगा। मुझे तस्वीर यहाँ ऐसे रखने पे ना थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि शहीद तो उनके लिए देश मंदिर होता है। मैं यहाँ पर रखूंगी। हाँ। दीजिए जी, आप बात पूरी कीजिए सर। तो उन्होंने अपना चिट्ठी में दूसरी बात जो लिखी थी वो ये लिखी थी कि उनको दिख रहा था कि इस अटैक में वो जा रहे हैं। बड़ा मुश्किल अटैक था, टोलोलिंग और नौल का बड़ा मुश्किल अटैक था क्योंकि मैं हर साल वहाँ जाता हूँ। तो वहाँ पे उनको सबको था कि शायद बच के नहीं आएंगे इसमें से। तो इसलिए वो अपने माता पिता के लिए एक चिट्ठी छोड़ गए थे जिसमें उन्होंने अपनी वैल्यूज और अपने जो विचार थे वो लिख दिए थे संक्षिप्त में। तो दूसरा पॉइंट जो था जो मैं कहना चाहता हूं वो ये था कि मुझे कोई गम नहीं है, मुझे कोई दुख नहीं है कि मेरी जान चली जाएगी, बल्कि अगर ईश्वर ने मुझे अगले जन्म में भी इंसान बनाया तो भी मैं भारतीय सेना में आऊंगा और अपने देश के लिए लड़ूंगा। अब ये है एक जज्बा जो हर भारत के नौजवान को जज्ब कर लेना चाहिए और उसकी तरह ये होना चाहिए। सर यू आर मेकिंग मी इमोशनल और मुझे पूरा यकीन है जितने लोग सुन रहे देख रहे होंगे वो भी इस समय इमोशनल फील कर रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और जब हम इमोशनल फील कर रहे हैं तो प्राउड भी फील कर रहे हैं कि हिंदुस्तान की मिट्टी से ऐसे जवान निकलते हैं, ऐसे वीर निकलते हैं जिनके पराक्रम और शौर्य पर हम इस तरह से फक्र से और सीना चौड़ा करके बात करते हैं। जनरल सिवाच, हिंदुस्तान के मैं अब बहुत ही एक तरफ इस कवरेज में हमने यही कोशिश की है कि जब हमारा देश, जब 135 करोड़ हिंदुस्तानी स्वतंत्रता का जश्न मनाएं तो उन्हें बिल्कुल ना भूलने पाएं जिन्होंने इस स्वतंत्रता को इंश्योर किया है हमारे लिए, आपके लिए, हर किसी के लिए। उनकी भी बात होनी चाहिए और इसीलिए आप यहाँ पर कैप्टन विक्रम बत्रा की बहन को देख रहे हैं, कैप्टन विजयन थापर के पिताजी को देख रहे हैं जो उनके शौर्य से जुड़ी पूरी गाथा जो है वो सुना रहे हैं। जनरल सिवाच, एक तरफ हिंदुस्तान का पराक्रम और दूसरी तरफ कैप्टन विजयन थापर जैसे वीर, यही तो हिंदुस्तान है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बोला अदिति, यही है हिंदुस्तान। देखो जो जज्बा है हमारे वीर जवानों में और यंग ऑफिसर में एक काबिले तारीफ है
और भारत की फौज इसलिए तो मानी जाती है कि एक यंग ऑफिसर जो 20 से 25 साल की उम्र में लीड करके वो जब जाता है तो दुश्मन भी कांपता है। तो ये अपनी जान हथेली में लेके ये विजय हमने यही देखा गलवान में, हमने यही देखा गलवान में। आपने बिल्कुल ठीक बोला। और देखो, मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि चीन को समझना चाहिए ये 1962 का भारत नहीं है, ये बदला हुआ भारत है। ये आपको ईंट का जवाब पत्थर से देगा। अगर हमारे 20 जवान शहीद हुए तो उसके 50 से ज्यादा जवानों को मार गिराया। एक शौर्य की गाथा है। यंग अफसरों को देखो लीड करके गए, एक कमांडिंग ऑफिसर ने लीड करके गया है और उन्होंने चीनियों को मार गिराया है। तो भारत की जो फौज है एक बैटल हार्टेंड है और इसके जो वीर हैं और इसके वीर हैं वो जवान और वो यंग अफसर जो लीड करते हैं फ्रंट से। और भारत को मान होना चाहिए इन पे और भारत को ये सोचना चाहिए भारत सुरक्षित है क्योंकि भारत की फौज आपको गवर्न कर रही है। और मैं ये दो बातें बताना चाहूंगा दीप्ति, जो ये बातचीत आ रही थी कि भाई भारत आज की तारीख में चीन के साथ ये हुआ है कि जो चीन ने एक प्रकार से कर तो लिया, करें तो मरे, छोड़े तो मरे। अब ऐसी स्थिति में पहुंच गए थे क्योंकि आपको सोचने की बात है भारत जो है एक बैटल हार्टेंड है, आज एक मिस कैलकुलेटेड हो गया है। चीन एक प्रकार से आइसोलेट हो गया डिप्लोमेटिकली, इकोनॉमिकली और फौज के हिसाब से वो नहीं रह पाएगा 3 महीने। ये भारत की फौज ये मेरा सवाल भी है, ये मेरा सवाल जो भी कि रह सके। बिल्कुल, ये मेरा सवाल भी है राजीव प्रताप रूडी जी से। जैसे ही वो आएंगे मैं उनका रुख करूंगी यहाँ पर। नूतन जी, कैप्टन विक्रम बत्रा के बारे में जाहिर तौर पर ये दिल मांगे मोर, पूरी दुनिया में इसकी गूंज हमने सुनी और देखी है। उन्होंने ये भी कहा या तो तिरंगा फहरा के आऊंगा या तिरंगे में लिपट कर आऊंगा। आप उनकी बहन होने के नाते जब 2020 के इस पराक्रमी भारत को देखती हैं, आप रफाल वाले भारत को देखती हैं, आप गलवान में हड्डी तोड़ पराक्रम वाले भारत को देखती हैं, आप डिफेंस में एक आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को देखती हैं, आप एक राम राज्य में जिसमें कि कहा जाता है कि शास्त्र की रक्षा के लिए भी शस्त्र की जरूरत है, क्या यही है कैप्टन विक्रम बत्रा के सपनों का भारत? कैप्टन विक्रम बत्रा, आई एम फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि वो मेरे भाई हैं और उन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए, देश की सरहद को बचाने के लिए अपनी अंतिम सांस तक उन्होंने बहुत साहस से और पराक्रम से लड़ाई करी। अगर यही इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी अब वो होते और इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी होती तो शायद वो कुछ और भी कर पाते और अपनी और बहादुरी का दिखा सकते थे, परिचय दे सकते थे। तो मैं अगर वो आज होते तो इतनी अच्छे इक्विपमेंट से और भी जो हमारे सोल्जर हैं जो उस समय इतने बहादुर सोल्जर्स को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, वो अब शायद नहीं गंवानी पड़ती, कम लोगों को जान गंवानी पड़ती। और आप हाथ में फोटो ले रही हैं उनकी? हाँ, मैं उसकी फोटो, विक्रम की फोटो है मेरे साथ। हम चाहेंगे आप, हाँ तो, जी देख रहे हैं, सब देख पा रहे हैं इस फोटो को अब। और वैसे भी एक ऐसा चेहरा है जिसे अब शहीदों के चेहरे, एक हीरो, कोई ये चेहरे भूला नहीं होगा, कोई ये चेहरे भूला नहीं होगा। यंग ऑफिसर्स, डायनामिक ऑफिसर्स, डिफिकल्ट कंडीशन में किस तरह से फाइट करते हैं, किस तरह से सबक सिखाते हैं और जरूरत पड़ने पर कैसे अपना सुप्रीम सैक्रिफाइस कर देते हैं। ये तो हिंदुस्तान की रीति है, हिंदुस्तान की परंपरा है। अदिति जी, अगर आप मुझे मौका दें तो मैं एक बात कहना चाहूंगा। हाँ, मैं विक्रम का बहनोई हूँ, इनका हस्बैंड। मैं इस परिवार में मेरा जन्म नहीं लिया मैंने, लेकिन मैं समझता हूँ मेरे से ज्यादा सौभाग्य किसी का नहीं है कि जो इस परिवार में जन्म ना लेने के बाद भी इस परिवार से जुड़ा है। कहां से देखिए सितारे हमारे मिले और मैं इस परिवार के साथ जुड़ गया। आज जो हिंदुस्तान की फौज है, जो उसका रुतबा है, जो उसकी प्रेस्टीज है पूरे वर्ल्ड में, मैं चाहता हूं हर एक बच्चा आर्मी को एज फर्स्ट ऑप्शन, कैरियर ऑप्शन देखे आज हिंदुस्तान में। और मैं हमारे अपने बच्चे जो हैं, मेरी बिटिया है बड़ी जो कि अब कॉलेज पास करने वाली है और मेरा बेटा है छोटा जो अभी स्कूल में है, मेरा अपनी तरफ से पूरा उनके प्रति मैं चाहता हूं कि वो दोनों भी फौज में ही जाएं और जैसे उनके मामा विक्रम बत्रा ने नाम किया देश का और देश की रक्षा करी, वैसे ही करें। यही तो जज्बा है सर, ताली हो जाए इस बात पर, यही हिंदुस्तान का जज्बा है। बहुत खूब, बहुत खूब। और हमारे साथ राजीव प्रताप रूडी जी हैं। राजीव प्रताप रूडी जी, सर पराक्रम की बात हम कर रहे हैं, रफाल की बात भी कर रही हूँ, जो सरकार द्वारा कदम उठाए गए, मैं मेक इन इंडिया की भी बात कर रही हूँ सर, क्योंकि रक्षा उत्पादों में जो 101 उत्पाद थे जिनके इंपोर्ट को बैन किया गया, मैं उनकी भी बात कर रही हूँ। ये सब
तारीफ के लायक बातें हैं, हिंदुस्तानी प्राउड फील करते हैं। लेकिन थोड़ी देर पहले अनुमा मैम ने जो सवाल उठाया कि ठीक है रफाल तो आएगा, लेकिन जो फौज की और जरूरतें हैं वो कैसे और कब पूरी की जाएंगी? देखिए, सबसे पहले तो वीर शहीदों को जिन्होंने हमारे देश की सुरक्षा के लिए कुर्बानी की है उनको बड़ा सलाम, और उनके परिवार के लोग आज जो इस बहुत ही भावुक रूप से हम सबके समक्ष अपने परिवारजनों को और देश के उन वीर जवानों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत भावनात्मक है। मैं आप सबका भी स्वागत करता हूँ। मैं ये सवाल समझ नहीं पाया कि कौन सा एजेंडा है जो सरकार पूरा नहीं कर रही है, और जिस तरह से सरकार की नीतियाँ हैं आत्मनिर्भर भारत में, और लगातार हम निरंतर ये प्रयास कर रहे हैं कि अधिक से अधिक ऐसे उपस्कर या उपकरण जो भारत की सुरक्षा के लिए आवश्यक हो, और देश की सरकार ने बजट पर भी बहुत बड़ा एक बढ़ोतरी की है, और लगातार चाहे वो राफेल हो या चिनूक हो या हरकुलिस हो या भी जो लड़ाकू विमान हो या ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हो या फिर आधुनिक हथियार हो, कपड़े हों, वेपन्स हों, मिसाइल्स हों, इन सब पर तो बहुत खूबसूरती से, क्योंकि हम इस बात को हमें कबूल करना होगा कि पहले एक बड़ा चुनौती पाकिस्तान था और अब चीन के भी लक्षण कोई अच्छे नहीं दिख रहे हैं। तो हमारे देश की सरकार के लिए सबसे बड़ा दायित्व है कि हम दोनों से लड़ना पड़ेगा, चाहे उसके लिए जो भी कदम उठाना पड़े। और देश के प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है किसी भी सूरत पर हम अपने बलिदानों की कुर्बानी को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। इसका मतलब ये कि पूरी भारत उनके साथ खड़ी है, और वैसे जवानों के साथ खड़ी है, उन परिवारों के साथ खड़ी है जो देश की सुरक्षा में अपनी पूरी ताकत लगाए हुए हैं। जी जी, पारसनाथ जी भी हमारे साथ हैं और मुंबई से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पारसनाथ जी, यहाँ पर सब एकदम इमोशनल है और मुझे पूरा यकीन है जो हमारे करोड़ों दर्शक हैं, जो भारत भाग्य विधाता यानी हिंदुस्तान दुनिया का भाग्य इस वक्त लिख रहा है, आपसे मैं कहूं कि सुरों के माध्यम से कैसे आप अपनी फीलिंग्स को बयां करेंगे, कैसे जो इस वक्त हिंदुस्तान पराक्रम और शौर्य को लेकर ये फख्र महसूस कर रहा है उसे सुरों में कैसे पिरोएंगे? नमस्कार। सबसे पहले तो जी नमस्कार। जय भारत। जय भारत, जय हिंद। मैं तो बहुत भाग्यशाली फील कर रहा हूं कि मैं आज आप जी न्यूज़ के माध्यम से ये स्वतंत्रता दिवस जो हम सभी के लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए, सभी देशवासियों के लिए बहुत ही गर्व और बहुत बड़ी बात है। और सुरों के माध्यम से मैं आज अपने साथियों के साथ यहाँ जुड़ा हूँ, और मैं सबसे पहले अपने सभी गुरुओं से इजाज़त लेते हुए, मेरे दादा गुरु पंडित शिवनाथ जी, मेरे पिता मेरे गुरु पंडित अमरनाथ जी और सभी गुरुओं का इजाज़त लेते हुए ये मैं आप सभी को डेडिकेट करता हूँ। ये एक फ्यूजन पीस जो मैंने कंपोज किया था, which is based on Rag Bhim Palasi. So this is dedication to all the viewers and all the music lovers, and please enjoy this.
खूबसूरत। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर हम आपको हिंदुस्तान का शौर्य और पराक्रम भी दिखा रहे हैं, यहाँ पर हम आपको खबर भी दिखा रहे हैं और यहाँ पर हम वो जश्न भी दिखा रहे हैं जो स्वाधीनता दिवस से जुड़ा हुआ है। और एक तरह से हमारा जो स्वाधीनता संग्राम या उसके बाद आजादी के जो 7 दशक से ज्यादा का वक्त रहा है, और वो सभी रोल मॉडल्स और आदर्श जिनके दिखाए रास्ते पर ये जो घूमता हुआ आप अशोक चक्र देख रहे हैं ना, ये प्रगति का चक्र है, ये विकास का चक्र है, ये न्यू इंडिया का चक्र है, ये नए पड़ाव का चक्र है जो कि शौर्य और पराक्रम से जुड़ा हुआ है। जनरल हसनैन, आपके पास आ रही हूं और इस सवाल के साथ आ रही हूं क्योंकि हम लगातार खबर भी दिखा रहे हैं, जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबर भी दिखा रहे हैं। एक बड़ा कदम हिंदुस्तान ने उठाया था, हम गलवान की भी यहां पर बात कर रहे हैं, LAC और LOC दोनों की बात कर रहे हैं। एक सवाल जो हर किसी के जहन में आज इस स्वाधीनता दिवस के मौके पर वो यही है कि टेरर फ्री हो चुका है कश्मीर, हो जाएगा अगले 1 साल में, कहां खड़ा है जम्मू कश्मीर? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है ये, और ऐसे मौके पे ये सवाल बहुत अहमियत रखता है। 1 साल बीत गया, 5 अगस्त 2020 को 1 साल बीत गया जब से आर्टिकल 370 और 35A को हटाया और जम्मू कश्मीर को रीऑर्गेनाइज किया। इस साल में तकरीबन 150 टेररिस्ट को हलाक कर दिया है और LOC के ऊपर भी बहुत कंट्रोल हो गया है, काउंटर इन्फिल्ट्रेशन का बहुत ज्यादा रिक्रूटमेंट पे कंट्रोल हुआ है। मगर अभी कहना कि टेररिज्म फ्री कश्मीर है, मेरे ख्याल में कुछ वक्त और लगेगा, मगर शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। शुरुआत तो मैं कहता हूं 1990 से ही शुरू हो गई थी, मगर ये जो नई शुरुआत है जिससे कि एक नया जज्बा आया है, एक नई एनर्जी आई है, उसके साथ जिस तरह से फौजें और CRPF पुलिस सब मिलकर एक साथ काम कर रहे हैं, जिस तरीके से इंटेलिजेंस की कार्रवाइयां चल रही हैं, मैं समझता हूं कि ये स्थिति जो है अभी ऑलरेडी काबू में है और अगले 1, 1.5, 2 साल में तकरीबन पूरी हद तक ये काबू में आ जाएगी। मगर मैं समझता हूं कि साथ में हमें कश्मीर के सदस्य जो सिटीजन्स जो हैं उनको साथ लेना है, उनको साथ लेकर चलना है। बड़ी कोशिशें हो रही हैं इसके जरिए, और मुझे कोई शक नहीं है कि कश्मीरी आवाम जो है वो भारत की तरफ देखती है, भारत की तरफ देख रही है। आपने देखा आज भी 2 जम्मू कश्मीर पुलिस के कर्मचारी जो हैं वो शहीद हुए हैं। इस तरीके से आपको मालूम है कितने कश्मीरियों ने भारत के लिए शहादत दी है। इस तरह का जज्बा जो कश्मीरी दिखा रहे हैं भारत के लिए, मैं समझता हूं ये थोड़ा वक्त ही लगेगा जबकि कश्मीर पूरा टेरर फ्री हो जाएगा। कर्नल थापर, ये जो डर और भय का माहौल क्रिएट करने की कोशिश टेररिस्ट लगातार कर रहे हो, टेररिस्ट क्या बोलूं, पाकिस्तान बोलूं, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट जो कोशिश कर रहे हैं, कब तक, मैं आपसे कहूं आपके एक्सपीरियंस से, आप तो 5th जनरेशन 5 जनरेशन की आपने फौज में बात की, कब तक संपूर्ण आजादी भय से? देखिए, मिलिट्री सॉल्यूशन एक सॉल्यूशन है, फौज जो कर रही है, सेना, CRPF, जनरल साहब ने जो बोला, ये एक पहलू है। दूसरा पहलू है वहाँ के अवाम, और बहुत एक ज़रूरी कार्रवाई जो है वो अवाम का दिल जीत लेना, और उसके लिए मैं समझता हूँ पॉलिटिकल जो कार्रवाई है, पॉलिटिकल गतिविधि है, वो एकदम शुरू होनी चाहिए। उसमें अभी कोई गुंजाइश नहीं है कि फलाना करेगा या ढिमकाना करेगा। अच्छा, ये पॉलिटिकल गतिविधि जब आप कहते हैं, आप इलेक्शन की बात कर रहे हैं? इलेक्शन की, और जो जब तक ये लोगों के प्रतिनिधि इसके अंदर नहीं शामिल होंगे, तब तक सिर्फ मिलिट्री कार्रवाई से ये खत्म होने वाली बहुत देर लग जाएगी और खून खराबा होगा। तो इसलिए मेरा सुझाव ये है कि ये जो है सॉल्यूशन इसकी असल में पॉलिटिकल है, मिलिट्री नहीं है। और मिलिट्री सिर्फ काबू में, एक तरह से सर्जरी है कोई, लेकिन दवा दारू तो वही लोग करेंगे जो लोग पॉलिटिकल। जनरल सिवाच, देखो आदित्य, ये एक स्ट्रेटेजी लेके जो भारत आया है अभी 5 अगस्त 2019 के बाद, जो आर्टिकल 370 और 35 एब्रोगेट किया, ये काबिले तारीफ है। देखो क्या चीजें बदली हैं। पहले भारत करता था 200 के करीब टेररिस्ट मारता था, 150-200 आ जाते थे, और ये एक प्रकार से आप देखो कि नो प्रॉफिट गेम था। मगर जब से ये एब्रोगेट किया आर्टिकल 370, 35, NIA ने अपना फंदा कसा,
ये हवाला मनी आती थी, ये बंद होगी, ये चौक होगी। हुर्रियत को आपने हिस्ट्री बना दिया, इररेलेवेंट बना दिया। ये भी तो इंटरेस्टिंग है ना, पाकिस्तान की तरफ से सैयद अली शाह गिलानी को, जो खुद ही अलगाववाद को, जिसको जो खत्म हो चुका है, उसको पाकिस्तान सम्मानित। बिल्कुल, देखो पत्थरबाजी खत्म होगी, रेडिकलाइजेशन साउथ कश्मीर में हो रही थी, वो काफी हद तक खत्म हो गई है, एक माहौल बदल गया है। अब ये 100-150 आतंकवादी रह गए हैं और ये आने वाले समय में 1 से 2 साल में खत्म हो जाएंगे। मगर आतंकवाद खत्म हो सकता, आतंकवादी खत्म हो सकते हैं, आतंकवाद खत्म करने के लिए टाइम लगेगा। वो क्यों? 2-3 चीजें करनी पड़ेंगी। आपको एक माहौल क्रिएट करना पड़ेगा, जैसे कन्ना साहब बोल रहे थे कि आपको अवाम का मन जीतना पड़ेगा, पॉलिटिकल आपने प्रोसेस स्टार्ट करना है। और मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मेरे को ना कम से कम 15 साल में रहा हूं इसमें, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख मिला के, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको डेवलपमेंट करनी है। आज यूथ क्यों जा रहा था टेररिज्म की तरफ? क्योंकि उसके पास कोई एम्प्लॉयमेंट नहीं थी। आपको एम्प्लॉयमेंट करना, आपको पता है अभी इन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ने कम से कम 6000 एकड़ जो जमीन है उसको नियुक्त कर दिया। 168 के करीब इंडस्ट्रियल टाउन बनेंगे, उसके अंदर जैसे जैसे इंडस्ट्री आएगी एम्प्लॉयमेंट बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और दूसरी बात क्या कर रहे हैं कि फॉरेस्ट इन्वेस्टमेंट भी आ रही है, तो एक प्रकार से ये जब आएगा ना तब बदलेगा। दूसरी बात, पॉलिटिकल एक्टिविटी स्टार्ट होनी चाहिए। मुझे पता है क्योंकि अभी थोड़ी प्रॉब्लम है, जैसे जैसे वक्त गुजरेगा उसको आप स्टार्ट करो। और एक चीज बड़ी अच्छी हुई है इस जो राज में, आज का पंचायत राज और अर्बन काउंसिल का जो राज अभी चल रहा है जम्मू कश्मीर में, इतना काबिले तारीफ है, दूसरी स्टेट को भी करना है। आज ग्रास रूट लेवल पे डेमोक्रेसी है, वहां पर जो डेवलपमेंट हो रही है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो दूसरी स्टेट भी उसको कॉपी करें, ये बोलने। तो ओवरऑल एक जो स्ट्रेटेजी है ना, वो एक बहुत अच्छी है। इस स्ट्रेटेजी का फायदा जब भी होगा कि आप एक पॉलिटिकल प्रोसेस को स्टार्ट करें, डेवलपमेंट बढ़ाएं, और आप एक प्रकार से ये करें कि आने वाले समय में कोई भी यूथ टेररिज्म की तरफ ना बढ़े, ऐसा माहौल पैदा करें और आवाम को साथ लें। ये आने वाले टाइम में कर सकता है भारत, काबिलियत है, और मिलिट्री अपना काम करती है। ये सवाल में यहाँ पर राजीव प्रताप रूडी जी हैं, उनसे ले लेती हूँ, क्योंकि कर्नल थापर, जनरल सिवाच, हर कोई यहाँ पर पॉलिटिकल प्रोसेस की बात कर रहा है। राजीव प्रताप रूडी जी, नहीं, आपका सवाल क्या है ना सर? सवाल यही है, यहाँ पर पॉलिटिकल प्रोसेस की बात हो रही है जम्मू कश्मीर में, फौज अपना काम कर रही है, सुरक्षा बल अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जितने भी तमाम डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं वो ये भी कह रहे हैं एट द सेम टाइम अवाम के साथ एक पॉलिटिकल प्रोसेस स्टार्ट होना चाहिए वहां पर, ताकि उनकी भी अकाउंटेबिलिटी एट द सेम टाइम फिक्स की जाए और विकास का एजेंडा आगे बढ़े। हाँ, देखिए सबसे बड़ी चुनौती जो हमारी सरकार के लिए थी, और जब से भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो आता रहा है और हमारा ये थॉट प्रोसेस का पार्ट रहा है कि आर्टिकल 370 कश्मीर से हटाया जाए। स्वाभाविक तौर से बहुत सारे और खास करके उस दौरान एक तथ्य उभर के आया कि पिछले 50 वर्षों में, 60 वर्षों में 3 ही परिवार को इस धारा 370 का लाभ मिल रहा था, और उसमें ये भी कई तथ्य ऐसे प्रकाश में आए कि उसमें पैसे का भी कोई बहुत बड़ा, या छोड़ भी दे अगर इस चर्चा को, लेकिन सबको पता है कि 3 ही परिवार इससे लाभान्वित थे। जब ये परिवर्तन हुआ तो स्वाभाविक तौर से चाहे पड़ोस का पाकिस्तान जो हमारा दुश्मन है, उसके लिए भी एक मौका बनने की संभावना दिख रही थी कि वो इस बात को उकसाएगा। भारत के भीतर भी वैसे बहुत सारे ताकतें हैं जो इस सिर्फ कश्मीर में नहीं, कश्मीर के बाहर में भी बहुत सारे ऐसे अलगाववादी ताकत हैं या अलगाववादी तत्व हैं जिन्होंने इस विषय को विषयांतर करने का प्रयास किया और भारत सरकार को कटघरे में खड़ा करने का कोशिश किया। लेकिन 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो गया और कश्मीर की आज़ादी असल आज़ादी हो गई, और भारत का अभिन्न अंग, जो भारत का कश्मीर अभिन्न अंग हम कहते थे, बन गया। आपका ये सवाल बिल्कुल सही है कि इसमें पॉलिटिकल टॉक, हमने तो ये कहा है 2 यूनियन टेरिटरी बना है, और जम्मू का और लद्दाख का, और लद्दाख की प्रगति के बारे में अगर मुझे वक्त देती हैं आप तो मैं बताता कि पिछले 1 वर्ष में लद्दाख कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। और जहाँ तक जम्मू एंड कश्मीर का है तो ये देश की सरकार ने कहा है कि जब स्थिति सामान्य हो तो हम निश्चित रूप से पॉलिटिकल टॉक ही नहीं, वहाँ भी सरकार भी होगा, असेंबली का भी गठन होगा। ये तो पार्ट ऑफ द एजेंडा है। समय कब होगा, कैसे होगा और कितना लगेगा, शायद मैं इस पर कोई टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं हूँ। लेकिन जो आज कश्मीर की स्थिति है पहले से बहुत बेहतर है और लोगों की भागीदारी प्रत्येक दिन बढ़ रही है।
इसमें बिल्कुल कोई डाउट नहीं है राजीव प्रताप रूडी जी। जिस तरह से आतंक का भी सफाया किया जा रहा है, जिस तरह से पंचायती राज सिस्टम को डेवलप किया गया, और जी न्यूज ने तो बाकायदा जो सरपंच हैं उन्हें प्लेटफॉर्म दिया है ताकि वो ग्रास रूट डेवलपमेंट के बारे में पूरी दुनिया के सामने, क्योंकि एक प्रोपेगेंडा को काउंटर करना, पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को काउंटर करना, टेररिस्ट के प्रोपेगेंडा को काउंटर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और जी न्यूज ने इसे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इसे उस प्रोपेगेंडा को एक्सपोज किया है। पारस हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, पारसनाथ और उनका बैंड लगातार सुरों के माध्यम से इस इंडिपेंडेंस डे पर अपनी फीलिंग्स और साथ ही हिंदुस्तान के फीलिंग्स को जी न्यूज के माध्यम से सब तक पहुंचा रहे हैं। जी So this is special dedication to all the warriors, all police force, all doctors, and all the warriors who have been serving to the country, to the nation in this difficult time. और साथ ही साथ मैं एक बात मेंशन करना चाहूँगा कि जो मैं अभी नेक्स्ट पीस जो मैं परफॉर्म करने वाला हूँ, ये क्योंकि देश की स्वतंत्रता दिवस को आज हम एंजॉय कर रहे हैं, आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, सो राग देश में निबद्ध एक कंपोजिशन मैंने बनाई थी, वो उससे पहले मैं वैष्णव जन आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ, तो प्लीज़ एंजॉय द परफॉर्मेंस।
खूबसूरत पारसनाथ जी, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर। और हम अपने दर्शकों को वाघा बॉर्डर की तस्वीरें भी इस वक्त दिखा रहे हैं। नेशनल है, मैं चाहती थी राष्ट्रगान पारसनाथ जी, इन्हीं सुरों में राष्ट्रगान। तो देखिए, तस्वीरें तो हम आपको लगातार दिखा ही रहे हैं वाघा बॉर्डर से। इस वक्त लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं, तो दूसरी तरफ सुरों के माध्यम से साथ ही शहीदों को भी याद कर रहे हैं और भारत के पराक्रम और शौर्य की भी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। पारसनाथ जी, आप इतने तल्लीन थे, मैं आपसे ये कह रही थी अगर आप राष्ट्रगान भी अपने सुरों के माध्यम से हमारे दर्शकों तक पहुंचा सके। हमारे साथ एक से बढ़कर एक वेटरन्स यहाँ पर हैं और हमारे साथ आप ही के जैसा एक बैंड भी है यहाँ पर, तो अगर आप राष्ट्रगान। ऑफ कोर्स आई वुड लव टू। ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य और ऑनर की बात है कि मैं नेशनल एंथम जी न्यूज़ के ज़रिए पूरे हिंदुस्तान को, पूरे भारत को सुनाऊं। सो दिस डेडिकेशन टू द ऑल आवर इंडिया एंड पूरे देशवासियों को ये डेडिकेशन है। जय हिंद, जय भारत। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.